वेलकम स्टूडेंट। देखिए आज हमारा टॉपिक जो है वो मोशन इन प्लेन एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पे हम बात करेंगे। हम इस टॉपिक में पहले सॉल्व एग्जांपल्स के थ्रू जाएंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स भी वर्कआउट करेंगे। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम वर्कआउट होने के बाद में हम एडिशनल एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स पे हम वर्कआउट करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं पहले क्वेश्चन को, जिसमें ऐसा कहा गया है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड. Wind start blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west. In which direction should a boy waiting at the bus stop hold his umbrella? मतलब ये प्रॉब्लम कंसर्न विथ रेन और अम्ब्रेला से है। देखिए रेन और अम्ब्रेला के प्रॉब्लम जब भी आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मतलब रेन अम्ब्रेला का कोई भी प्रॉब्लम आने दीजिए, किसी भी इंसान का एक ही मकसद होता है, बारिश की बूंदों से बचना, पानी से ना भीगना। वो चाहता है कि अम्ब्रेला ऐसा होल्ड किया जाए, इस तरह से होल्ड किया जाए जिससे कि पानी उसे गीला ना कर दे। एग्जाम्पल समझना, मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, पानी में खड़ा हुआ हूं, रेस्ट पर हूं, और पानी की बूंदे वर्टिकली डाउनवर्ड आना शुरू हो जाए, डाउनवर्ड। तो पानी की बूंदे जब वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी तो मैं अम्ब्रेला या छाता कैसा खोलूंगा? तो आप जानते हैं पानी अगर नीचे आ रहा है तो मैं छाता ओपन करूंगा और पानी को एग्जैक्ट ऊपर रखूंगा, अम्ब्रेला को एग्जैक्ट ऊपर रखूंगा मैं। मतलब जो पानी की बूंदे मुझे आती हुई दिख रही है, देखना ध्यान से, पानी की बूंदे किसे दिख रही है? रेन वाटर किसे दिख रहा है? पर्सन को दिख रहा है। तो पर्सन किसको देख रहा है? रेन वाटर को देख रहा है। तो रेन वाटर कहां पर है? ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं इसे यहां से देख रहा हूं, तो वेलोसिटी रेन की पर्सन के रिस्पेक्ट में, जो मुझे दिख रहा है कि वो नीचे आ रहा है, मैंने छाता खोल दिया, छाता जस्ट ऊपर खोला, जो मुझे दिख रहा है उससे एग्जैक्ट अपोजिट, जो वेलोसिटी रेन की नजर आ रही है पर्सन को, उससे एग्जैक्ट अपोजिट। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने तो ये बात ध्यान रखना, अम्ब्रेला कहां पर ओपन होगा अगर ये बोला जाए, छाता कहां खोलना होगा ये बोला जाए, आपको एक ही बात ध्यान रखना है, पर्सन रेन को कैसा देख रहा है, जिस तरफ पर्सन को पानी की बूंदें आती हुई नजर आ रही है उससे एग्जैक्ट अपोजिट। और सिंप्लीफाइड मैनर में जाएं तो एक सिंपल कहा जाए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकाल लो। आप सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकाल लो, बराबर है, पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी निकाल लो, और एग्जैक्ट अपोजिट अम्ब्रेला हम लोगों को लगाना पड़ेगा, यह बात ध्यान रखना हमेशा। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए स्टूडेंट क्या कहा गया है, पहले हमें नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन मानना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम में ऐसा कहा गया है। तो मैंने नॉर्थ साउथ वेस्ट टू ईस्ट मान लिया। मैंने ऐसा माना पानी की बूंदे, रेनफॉल डाउनवर्ड आ रहा है, और विंड फ्लो के बारे में कहा गया है कि ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मतलब वेस्ट की तरफ, तो रेनफॉल हो रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मान लेते वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो जो भी दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो आप देख सकते हैं 35 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। और आप देख सकते हैं ये हो गया प्लस आई, इसे मैं ऐसा ले लेता हूं, इसे ले लेता हूं माइनस आई, इसे ले लेता हूं आपके लिए मैं प्लस जे, और इसे ले लेता हूं माइनस जे, समझाना आसान हो जाएगा। 35 वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 35 ये आएगा आपके पास में माइनस जे। अब आगे समझिए, विंड फ्लो हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो कितना दे रखा है, तो आप चेक कीजिए, वो दे रखा है 12 मीटर पर सेकंड दे रखा है, दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। और ईस्ट से वेस्ट मतलब माइनस आई, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं कह सकता हूं 12 माइनस आई। अब थोड़ा समझना बच्चों, विंड ने क्या किया, पानी की बूंदों को धक्का दिया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा आया, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा आया। इस कारण से देखो पानी की बूंदें आ रही थी इस तरफ, हवा इधर चलने लगी तो पानी की बूंदें इधर सरकेगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा देखो ट्राइंगल लॉ, एक का हेड दूसरे का टेल एक ही पॉइंट पर है, देखो इसका हेड एक, इसका टेल एक ही पॉइंट पर है। ट्राइंगल लॉ याद करो कैसा होता है, ट्राइंगल लॉ में ऐसा कहा जाता है कि एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, एक का हेड और दूसरे का टेल एक ही पॉइंट पर हो, तो एक के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे के एंडिंग पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा। ये रहा हेड, ये रहा आपके पास में टेल, ये हेड ये टेल,
ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा एंडिंग पॉइंट, जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन। तो ये आ गया रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन जो विंड के इफेक्ट के कारण आ रहा है, वी आर डैश में से कह रहा हूं। अब देखो, अगर ये ऐसा बनाया गया, ठीक है ना, समझिएगा, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा बनाया और मैंने यहां पर वर्टिकल बना दिया आपके सामने, ये रहा वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल मतलब ये थीटा एंगल। अब थीटा हुआ VWG और ये आ गया आपके पास VRG। तो मैंने आपसे कहा जिस तरफ रेन आती हुई नजर आएगी, जिस तरफ रेन का जो वेलोसिटी होगा एग्जैक्ट उससे ऑपोजिट हमें अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा, उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो ये थीटा, ये एंगल थीटा। अब ये थीटा तो tan थीटा कैसे निकाला जाएगा? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस VWG अपॉन VRG, ठीक है ना, VWG अपॉन VRG। तो tan थीटा कैसे निकाला जाएगा? VWG तो वेलोसिटी, W मतलब ये आ गया आपके पास में 12 और RG मतलब 35, 12/35 tan थीटा आ चुका है। तो थीटा इक्वल टू आपके पास में आ जाता है tan इनवर्स 12/35 और tan इनवर्स 12/35 जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आता है एंड दैट आंसर इज 0.19 डिग्री इसका आंसर आता है। पूरा सॉल्व करने पर इसका आंसर 19 डिग्री आता है और ये आपको वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से ही मिल सकती है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आप चाहें तो निकाल के चेक कर सकते हैं। 0.3 समथिंग इसका आंसर आएगा। तो 0.3 लगभग 19 डिग्री के लिए वैल्यू मिलने वाली। वेलकम स्टूडेंट, पेज नंबर 71 पे एग्जांपल 4.2 जिसमें ऐसा कहा गया है कि आपके पास में दो वेक्टर है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। तो हमको दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो दोनों का रिजल्टेंट निकालने का तरीका जो है वो ज्योमेट्री और इंटरनल कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बताया जा सकता है। चलिए आइए उसको सीखते हैं और समझते हैं किस तरह से उसे निकाला जाए। देखिए स्टूडेंट, यहां पर पहला ऐसा है कि आपको दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मैंने उनको साइड्स दोनों के टेल के बीच का एंगल चेक करो। भाई ये वेक्टर का क्या कहलाता है? हेड। ये वेक्टर का क्या कहलाता है? टेल। हेड टेल। तो हेड टेल, वापस से हेड टेल, टेल टेल के बीच का एंगल थीटा है, टेल और टेल के बीच का एंगल थीटा है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर आपके पास अवेलेबल है। हमें जब भी टेल टेल गिवन हो तो हम ट्राइंगल लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे चाहिए होता है। तो हम ये बात जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये 10 न्यूटन वेक्टर है, 10 न्यूटन का ये हेड है और ये टेल है। मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट किया, फिर से ये हेड है, ये 10 न्यूटन वेक्टर है, ये टेल है, ये देखिए फिर से हेड है और फिर से वापस हम टेल बात कर रहे हैं, 10 न्यूटन वेक्टर है। तो डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं, इसकी अभी भी राइट है, अभी भी राइट है और अभी भी राइट है। तो डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आए, ना ही मैग्नीट्यूड में चेंजेस आए। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर कोई चेंज नहीं होता तो वह वेक्टर चेंज नहीं होता। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर चेंज नहीं होता तो वह वेक्टर चेंज कभी भी नहीं होता है। अगर वेक्टर चेंज नहीं होता है, सुन लेना ध्यान से, अगर वेक्टर चेंज नहीं होता है तो हम कह सकते हैं पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर बदलेगा नहीं। तो मैंने इस OQ वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे ले आया, OQ वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे लाया, PS वेक्टर बना दिया। OP वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे ले गया तो इसको मैंने QS बना दिया। इसका फायदा देखो, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है। देखो इस P वेक्टर यहां से ये हेड और ये टेल एक ही पॉइंट पर है। अच्छा, जब हेड और टेल एक ही पॉइंट पर आ गया तो मैं याद दिलाता हूं ट्राइंगल लॉ। मान लो ये वेक्टर है और मान लो ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है। ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट और ये रहा आपके पास में एंडिंग पॉइंट, ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन, बराबर है ना। तो ये रहा हेड, ये रहा टेल, ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन। तो देखिए नया डायग्राम ये बन जाता है आपके पास में आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर में हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो हम ये करते हैं कि इस पी वेक्टर से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका यहां से बनने वाला एंगल अल्फा, ये टोटल एंगल थीटा। अब ये जो रिजल्टेंट आपके पास है इसका बनने वाला एंगल ये बीटा। मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, इसे एन कह देता हूं। ये अल्फा, ये बीटा, ये एन, ये आपके पास में आ गया। तो देखो डायग्राम कैसा बन जाता है, ये अल्फा, ये बीटा। और आप ये बात अच्छे से जानते हो, देखिए क्या जानते हो भाई, आपके पास वेक्टर था मान लो ए वेक्टर,
ठीक है ना बच्चों? मान लो कौन सा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये आपके पास कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब समझना ये थीटा, तो देखो ये दो पैरेलल लाइन है, अगर ये थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये थीटा एंगल तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा आपके पास में, बराबर है ना? तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा होगा। हमें निकालना है रिजल्टेंट का वैल्यू। रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है मतलब हमें आर का वैल्यू निकालना है। वापस सुन लेना, हमें रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है मतलब हमें आर का वैल्यू निकालना है। इसमें हमने चेक किया ओपी का मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए है। ओपी वेक्टर ए लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ए है। ओक्यू वेक्टर बी लिखा हुआ है मतलब मैग्नीट्यूड, आपके पास में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, बराबर है ना? अब हमें निकालना है आर। भाई आर निकालने के लिए एक बहुत अच्छी बात आपको दिख रही है, यू आर फाइंडिंग वेरी गुड थिंग। ये है आपके पास ओ, ये आपके पास है एस और ये आपके पास है एन। ये बनने वाला एंगल अल्फा है। ओ से लेकर एस की बात चेक करो, ओ से एस, ओ से एस वेक्टर मतलब आर वेक्टर का मॉड मतलब ये आर निकालना है। अब आर निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ एस एन लिख दो, ओ एस स्क्वायर। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस कितना, एस एन का स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है। तो आर स्क्वायर कैन बी रिटन ओ से लेकर एन तक का स्क्वायर, एस से लेकर एन तक का स्क्वायर, बराबर है ना? तो ओ से लेकर एन क्या क्या है चेक करो। तो ओ से एन, ओ से एन क्या क्या है, तो ओपी प्लस पी एन, ये हमारे पास में ओपी प्लस पी एन है। सो ओ से लेकर एन, ओपी कितना है, तो ओपी मैंने अभी बताया आपको ए है, लेकिन पी एन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा एस एन भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी बात है भाई, ना तो पी एन है ना एस एन है, तो पी एन भी नहीं है एस एन भी नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी बात है बेटा, हमने क्या किया था, हमने कहा था इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया। तो पैरेलल शिफ्ट करने से ना तो मैग्नीट्यूड बदलता है ना ही डायरेक्शन बदलती है। तो पैरेलल शिफ्टिंग से ना मैग्नीट्यूड बदलता है ना डायरेक्शन बदलती है। तो अगर इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां ले भी आए तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी था तो इसका मैग्नीट्यूड भी बी ही रहेगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी था तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी ही रहेगा। मतलब ये अगर बी है तो ये वाला हाइपोटेनियस जो दिख रहा है पी एस एन, इसका मैग्नीट्यूड भी बी होगा। ये थीटा एंगल है। अब मुझे चाहिए पी एन, पी एन चाहिए भाई, ट्राइंगल थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस। तो बताइए पी एन का मतलब क्या चाहिए भाई? अगर पी एन निकालना है तो क्या निकालना है, पी एन निकालना है मतलब बेस निकालना है। और बेस कैसे निकाला जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, पी एन अपॉन बी। तो पी एन इक्वल टू आपके पास हो जाता है बी कॉस थीटा, बराबर है ना? तो ये आ गया पी एन। अच्छा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर एस एन है, साइन थीटा एस एन अपॉन कितना बी। तो हम लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू बी साइन थीटा, और हम लिख सकते हैं पी एन दैट इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो हमारे पास में एस एन और पी एन दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो आइए हम आर स्क्वायर की इक्वेशन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ओ एन को लिखते हैं ए प्लस पी एन, ओ एन को लिखते हैं ए प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस एस एन का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या आ जाता है, ए प्लस पी एन कितना है आपके पास में, पी एन चेक कीजिएगा कितना है। तो पी एन अभी निकाला हम लोगों ने बी कॉस थीटा है, तो हम लोगों ने लिखा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस एन कितना है, तो एस एन चेक कर लीजिए, एस एन है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। और आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो आर स्क्वायर कैन बी रिटन ए स्क्वायर प्लस, बोलिए क्या कॉमन निकलेगा, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉमन निकला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। तो आ गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट आ गया तो रिजल्टेंट का क्या निकालना है, एंगल भी निकालना है तो अल्फा भी निकालना है, वी हैव टू फाइंड आल्सो अल्फा। तो रिजल्टेंट अल्फा निकालने के लिए चलिए अल्फा समझते हैं। अल्फा निकालने के लिए अभी आप इस ट्राइंगल में गौर करें, tan अल्फा परपेंडिकुलर कितना है एस एन,
बेस कितना है ON। अच्छा अभी बताया था SN, ON क्या लिख सकते हैं, ON को लिख सकते हैं OP प्लस PN। और अभी मैंने लिखा आप लोगों के सामने tan अल्फा कितना होता है भाई, SN है SN, तो SN को लिख सकते हैं B sin थीटा, B sin थीटा OP प्लस PN। तो OP प्लस PN चेक करो, तो OP प्लस PN कितना होगा आपके पास में, तो OP हमारे पास में था O से लेकर P है, O से लेकर P है A, और चेक करना ध्यान से बताना PN कितना है, तो PN है B cos थीटा। तो हम यहां पर ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा, B sin थीटा हाँ अपॉन A प्लस B cos थीटा। अच्छा कुछ बातें और हम यहां पर लिख सकते हैं, देखना क्या क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट नाउ। कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकाले जा सकते हैं। कंक्लूजन ऐसे निकल सकते हैं, आपके पास एक ट्राइंगल है O, ये PNS, और मैं मान लेता हूं लेट दिस इज टोटल R एंड मैं M मान लेता हूं। तो आपके पास एक ट्राइंगल है OMP और आपके पास एक और ट्राइंगल है SMP, बराबर है। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। भाई एक ट्राइंगल है O, दूसरा है M, तीसरा है P, और सेम यहां पर है, ये बनने वाला एंगल है अल्फा और ये बनने वाला एंगल है बीटा, ये आपके पास में ऐसे अवेलेबल है। O से P कितना है, तो O से P आपके पास में A, और P से S कितना है, तो देखो P से S क्या होगा भाई, जो O से Q होगा वही P से S होगा। भाई O से Q कितना है, देखो ये A है ये B है, तो ये B है तो ये भी कितना होगा, ये भी B होगा, ये भी B कह देते हैं, बराबर है ना। तो अब यहां पे देखो क्या क्या लिख सकते हैं हम, साइन अल्फा इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर मतलब PM अपॉन हाइपोटेनियस मतलब OP। PM को PM रहने दो, OP को आप क्या लिख दो A। सो PM कैन बी रिटन A sin अल्फा, PM कैन बी रिटन A sin अल्फा। ओके, अब यहां चेक करो इन ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PMS। अच्छा थीटा के सामने वापस से परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस, तो साइन बीटा को क्या लिखा जा सकता है भाई, बीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ MP भाई, बेस हाइपोटेनियस कितना हुआ B, तो MP या जिसे मैं PM लिख रहा हूं बेसिकली भी हो गया B साइन बीटा, B साइन बीटा। अच्छा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों में क्या कॉमन है भाई, ये भी PM है ये भी PM है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं A साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू कितना B साइन बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है A साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू B साइन बीटा। यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। और एक और कंक्लूजन देखिए हम यहां से निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिकली, वो ज्योमेट्रिकली क्या कंक्लूजन है देखिएगा ध्यान से। कंक्लूजन ऐसा है, ये रहा आपके पास में, ये रहा आपके पास में, ये आपके पास थीटा एंगल है, ठीक है ना, ये आपके पास A है, A वेक्टर। हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि भाई ये A है आपके पास, ये आपके पास कहीं तो भी B है, और ये कहीं तो भी R आपके पास अवेलेबल है। मैं इसको क्या करता हूं, एक्सेस मान लेता हूं। Let I assume this is x axis and this is y axis, this is x dash axis and this is y dash axis। अब इसको जैसे ओरिजिन माना आपने, ओरिजिन को मानते देखो R का A से कितना एंगल है, तो R का A से अल्फा एंगल है। भाई R का A से बनने वाला R का एंगल अल्फा है, बराबर है ना। तो अभी यहां पर आपको OSN, ये देखो O, ये S, यहां से यहां तक R और मैं यहां से यहां तक परपेंडिकुलर N कह देता हूं, ठीक है। तो SN निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहां नोटिस करना, ये ट्राइंगल OSN ट्राइंगल में, ट्राइंगल OSN के अंदर ये रहा O, ये रहा S, ये रहा N, ये रहा R, ये ऐसा हम कह सकते हैं, और ये रहा आपके पास अल्फा। SN क्या निकाला जा सकता है, थीटा। देखो अल्फा मतलब थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस बचा हुआ बेस, और ये एंगल तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है। तो हम सीधा लिख सकते हैं साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो SN को लिखा जा सकता है R साइन अल्फा। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गया, SN को लिख दिया मैंने R साइन अल्फा। पहला है समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट समझते हैं, हमारे पास में यहीं पर देखिए एक ट्राइंगल और दिख रहा है PSN।
ये रहा P, ये रहा S, ये रहा N, ये रहा थीटा। अब समझना ध्यान से, देखो ये रहा A, ये रहा B, B को पैरेलल शिफ्ट किया था, B को पैरेलल शिफ्ट किया था तो ये बन गया था PS। भाई B, मान लो अगर 10 सेंटीमीटर का पेन शिफ्ट किया तो यहां ले जाने पे भी कितना होगा? भाई 10 सेंटीमीटर का पेन शिफ्ट किया तो यहां ले जाने पे भी कितना होगा? तो वो 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर ये B है तो यहां ले जाने पे भी कितना होगा? तो वो B ही होगा आपके पास में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वापस से राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये एंगल आपको कितना दिखेगा? तो 90 डिग्री एंगल दिखेगा। तो साइन थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब SN, हाइपोटेनियस मतलब PS। SN रहने दीजिए और हाइपोटेनियस मतलब B लिख दीजिए। तो SN आपके पास आ जाता है B साइन थीटा, SN इक्वल टू B साइन थीटा, SN इक्वल टू R साइन अल्फा। वापस देखिए SN दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं R साइन अल्फा B साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। सो वी कैन फाइंड दिस रिलेशन ऑल्सो, जो कि आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे आपको मिलने वाला है। देखिए डिस्कशन करने को तो बहुत कुछ इसमें अभी भी और भी है पैरेललोग्राम लॉ में, लेकिन मैं वो यहां पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा काम सिंपल यहां पर फिलहाल एनसीईआरटी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। देखिए यहां पर एक पेज नंबर 72 पे एग्जांपल 4.3, देखिए 4.2 एग्जांपल में हमने पैरेललोग्राम लॉ के बारे में सीखा, रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए। अब ये उसी क्वेश्चन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, उसी पैटर्न पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। इसमें कहा गया है कि एक मोटर बोट रेसिंग कंपटीशन में एक पर्सन जो है मोटर बोट को 25 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में ले जा रहा है और पानी जो बह रहा है, मतलब रिवर वाटर जो है जिसे रिवर करंट कहा गया है। भाई रिवर वाटर के फ्लो को रिवर करंट कहा गया है। करंट का मतलब वो करंट नहीं जो आप घर में फील करते हैं, भाई यहां रिवर फ्लो मतलब रिवर करंट कहा गया है। 10 किलोमीटर पर आवर से 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब क्या? साउथ के साथ में 60 डिग्री से एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ। तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी, बोर्ड की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आई। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं कैसे से निकाला जाए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की जो है वो ये है कि लैंग्वेज में कंफ्यूजन होता है कि 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या होता है। साउथ से शुरू करके ईस्ट की तरफ 60 डिग्री एंगल में जाना है, साउथ से शुरू करके साउथ से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ। वापस सुन लेना, साउथ से कितना एंगल बनाते हुए? 60 डिग्री एंगल बनाते हुए किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। तो देखो साउथ से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ हम बात कर रहे हैं। अगर ये सेंटर पॉइंट होता तो सिंपली आप जानते थे कि अगर 45 की बात होती तो यहां पर बन जाता था। 60 डिग्री बनेगा मतलब यहां पर बनेगा, तो यहां से 60 डिग्री, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दे रखा है वो ये दे रखा है। तो कुल मिला के ये आपको इस तरह से यहां पर ऐसा है और यहां पर ऐसा है, समझना ध्यान से। ये 60 डिग्री है तो ये आपके पास 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री तो ये आपके पास 90 डिग्री होगा। तो 90 प्लस 30 कितना होगा? तो टोटल 120 डिग्री होगा, बराबर है ना भाई। ये 60 डिग्री है, ये 30 है, तो 60 प्लस 30 90 होता है। ये 30 प्लस 90 120। और पैरेललोग्राम लॉ लगाते समय एक बात नोटिस करिएगा, दोनों के टेल के बीच का एंगल होना चाहिए। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए वापस समझें, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो सी स्क्वायर को लिखा जा सकता है रिजल्टेंट को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। लेकिन थीटा क्या होता है? तो थीटा दोनों के टेल के बीच का एंगल होता है। देखो इसके टेल और इसके टेल के बीच का एंगल थीटा आपके पास अवेलेबल है भाई। ये रहा हेड, ये रहा टेल, वापस से हेड और ये रहा टेल, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। अब दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगा, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं v रिजल्टेंट का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी किसकी किसकी? तो बोट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, प्लस वेलोसिटी रिवर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ट्वाइस वेलोसिटी बोट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रिवर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, cos 120 डिग्री। जिन बच्चों को पता नहीं वो सुन ले ध्यान से, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की हम बात करें तो यह आ जाएगा आपके पास में vbg स्क्वायर, ये 25, देखो एक दे रखा 25 दे रखा 10, तो बोट का है 25 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास में 10 का स्क्वायर 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू cos 120 -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 625 प्लस 100 और ये आ जाता है आपके पास में
25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, 50 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 500, तो ये आंसर 200 और 200 का अंडर रूट निकालने गए आप रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो ये आता है 10 रूट 2, रूट 2 की वैल्यू पुटअप करोगे तो आता है 1.414, सॉल्व करने पर आता है 14.14 किलोमीटर पर आवर, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल कर आएगी। और रिजल्टेंट एंगल अगर निकालना हो तो हम ये लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। तो यहां थीटा आपको पता है कितना है, 120 है, बी और ए क्या है, तो मान लीजिए ये ए है, ये मान लीजिए बी है, और ये थीटा आपके पास दे रखा है, तो आप निकाल सकते हैं उससे, और आपको निकालना भी चाहिए, तो यहां से इसे निकाला जा सकता है कुछ। वेलकम स्टूडेंट, पेज नंबर 75, एग्जांपल 4.4। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, जबकि टाइम को आपको सेकंड में दे रखा है यहां पर, बराबर है ना। कोफिशिएंट की रिस्पेक्टिव यूनिट्स दे रखी है, तो वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी है वेलोसिटी की 1 सेकंड के ऊपर। देखो हमने पहले भी सीखा था और अभी भी हम वापस डिस्कस कर रहे हैं आपसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये जो मैं रेट वर्ड यूज कर रहा हूं, जो डिफरेंशिएशन से हम फाइंड करेंगे, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। मतलब आप अगर पोजीशन टाइम की इक्वेशन दे रखी है, भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन दे रखी है, आपस सुनना किसकी इक्वेशन दे रखी है, बोलो भाई किसकी इक्वेशन दे रखी है, पोजीशन टाइम की इक्वेशन दे रखी है या डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन दे रखी है, बराबर है ना। तो एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी मिलेगा, एक और बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन ये जो मिलेगा ना वो इंस्टेंटेनियस मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाए। देखिए स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे कई किताबों में ऐसा भी लिखा जाता है dx बाई dt, और इसे ऐसा लिखा जाएगा dv बाई dt, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने का तरीका, वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर dr अपॉन dt वेक्टर, तो डिफरेंशिएशन हम बात करेंगे 3t i कैप 2t स्क्वायर j कैप और 5k कैप, 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, इसे ऐसा कहा जा सकता है। वेलोसिटी डिफरेंशिएशन 3t प्लस आई कैप, डिफरेंशिएशन 2t स्क्वायर j कैप, और डिफरेंशिएशन 5, ये आपके पास में k कैप, बराबर। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, सो वेलोसिटी इक्वल टू 3 डिफरेंशिएशन t की पावर 1 i कैप, डिफरेंशिएशन t स्क्वायर j कैप, और डिफरेंशिएशन 5 और लास्ट में k कैप। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपने डिफरेंशिएशन के लेक्चर जरूर देखे होंगे, और मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा जिसने देखे नहीं हो, तो देखो ये फॉर्मूला याद रखना, डिफरेंशिएशन t की पावर n का फॉर्मूला होता है ntn माइनस 1, डिफरेंशिएशन t की पावर 2, तो n के प्लेस पे चेक कर लो कितना है, तो n के प्लेस पे 2 अवेलेबल है, तो मैं लिख सकता हूं 2t 2 माइनस 1, इसे 2 की t की पावर 1 कहा जाता है। डिफरेंशिएशन t की पावर 1, तो 1t 1 माइनस 1, तो 1 इंटू t की पावर 0 दैट इज 1। डिफरेंशिएशन 5 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वेलोसिटी विल बी 3। अच्छा, इसके प्लेस पे कितना लिखा जा सकता है, तो इसके प्लेस पे 1 लिखा जा सकता है, बराबर है ना। तो ये आ गया 3i कैप, चेक करो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t है, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t j कैप, और 5 मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई में k कैप लिखा जा सकता है। तो वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकते हैं आप 3i कैप प्लस 4t j कैप, और देखो आगे निकालना एक्सेलरेशन भी है, लेकिन वेलोसिटी 1 सेकंड पे भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है, तो t इक्वल टू 1 सेकंड लिख दो, कई जगह पर ऐसा लिखा जाता है vt, मतलब वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, इसको लिखा जाएगा 3i कैप प्लस 4t j कैप, वेलोसिटी एट 1 सेकंड, t की वैल्यू आपने 1 सेकंड रख दी, 3i कैप प्लस 4 इंटू 1 इंटू j कैप, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप। तो वेलोसिटी 1 सेकंड पर लिख दिया गया 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i 4j, ठीक है,
ये x x डैश y y डैश, क्योंकि डायरेक्शन निकालनी है भाई। 3i 4j स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन, तो ये वेलोसिटी वेक्टर, ये अल्फा एंगल, tan अल्फा आ गया आपके पास 4/3। और जब भी अल्फा आपके पास 4/3 होता है तो ये ध्यान रखिएगा tan अल्फा tan 53 डिग्री होता है। सो अल्फा विल बी 53 डिग्री, यहां पर ये यूजफुल इंफॉर्मेशन ध्यान रखें। अब अल्फा 53 डिग्री होता है, वेलोसिटी तो निकल गया। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आइए एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। a इक्वल टू dv/dt, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख देते हैं, d/dt 3i कैप प्लस 4t j कैप। अच्छा, डिफरेंशिएशन 3 प्लस i कैप 4, डिफरेंशिएशन t की पावर 1 j कैप। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और 4 इंटू, देखो t की पावर 1 है 1 इंटू j कैप, तो हम ये कह सकते हैं a इक्वल टू 4j कैप। तो एक्सेलरेशन विल बी 4j कैप। तो यहां पर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। वेलकम स्टूडेंट, पेज नंबर 76 पर एग्जांपल 4.5 देखो। इस एग्जांपल में क्या कहा गया, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0 विद द वेलोसिटी 5i कैप। 5i कैप होने का मतलब है वेलोसिटी केवल x डायरेक्शन में मौजूद है, एंड मूव्स इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, 3i कैप और 2j कैप मतलब i का कंपोनेंट भी है और j का कंपोनेंट भी है, मतलब कोफिशिएंट भी है, मीनिंग xy प्लेन में मोशन हो रहा है। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन द x कोऑर्डिनेट इज 84, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। तो देखिए यहां पर 2 डायमेंशन मोशन की बात की जा रही है। शुरुआत में वेलोसिटी केवल एक ही डायरेक्शन में था, वो x में था। अब यहां बात की जा रही है एक्सेलरेशन 2 डायरेक्शन में है, x में और y में है, मतलब xy प्लेन में है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या कहा गया है, टाइम t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली ux i कैप uy j कैप u 5i कैप u 0 j कैप। तो आपको ux गिवन है, आपको एक्सेलरेशन 3i कैप प्लस 2j कैप गिवन है, जैसे आपने कंपोनेंट में बता दिया, एक्सप्रेस कर दिया, ax i कैप प्लस ay j कैप। नाउ आप कंपेयर कर सकते हो ux 5 uy 0 ax 3 ay 2। आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है जबकि x कोऑर्डिनेट 84 हो, y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है जबकि x कोऑर्डिनेट कितना हो, 84 हो। तो आइए समझते हैं हम जानते हैं sx इक्वल टू होता है ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो हमारे पास sx मतलब x कोऑर्डिनेट की जो बात की जा रही है वो x कोऑर्डिनेट की बात है आपके पास में कितनी, तो 84, और ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन कितना है, तो आपके पास में 5 है। ax की हम बात करें, एक्सेलरेशन के अराउंड 3 है, तो आपको टाइम पता चल जाएगा, टाइम निकला तो उस टाइम पे y निकाल सकते हैं। sx के प्लेस पे 84, ux कितना है आपके पास में, तो 5t हाफ इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 3/2 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप जानते हैं x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ट्वाइस है माइनस बी, तो b के प्लेस पे आप कंपेयर करो 5 माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। 4 इंटू ए कितना है, तो 3/2, और c कितना है आपके पास में, तो c आपके पास में माइनस 84 ट्वाइस इंटू 3/2 माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 84 डिवाइड बाय 3। अब 84 मल्टीप्लाई बाय 6 504 25 529 23 का स्क्वायर आता है डिवाइड बाय 3। अब टाइम तो कभी नेगेटिव होता नहीं, तो नेगेटिव साइन लिया नहीं जाएगा, तो -5 प्लस 25 डिवाइड बाय 3 23 है, 25 नहीं है। 18 डिवाइड बाय 3 ये आ जाता है आपके पास 6 सेकंड, तो 6 सेकंड लगेंगे इसको ऐसा होने में। अब 6 सेकंड जैसे मिला आपको, तो हमको टाइम मिल गया 6 सेकंड। तो भाई ये हमारा सबसे पहला अचीवमेंट रहा कि x इक्वल टू 84 6 सेकंड पर होगा, बराबर। अब हमें निकालना y, sy इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ये बात याद रखिएगा। sy मतलब y कोऑर्डिनेट,
ui शुरुआत में चेक कर लो ui कितना है, ui 0 है, बराबर है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई टी हाफ, ay चेक करो ay कितना है, ये ax है ये ay आपके पास में 2 अवेलेबल है, 2 इंटू कितने सेकंड समय पे निकालना है 6 स्क्वायर। जब x 84 होगा तो ये टाइम कब होगा 6 सेकंड होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 6 जा 36 मीटर आ चुका है। अच्छा अब स्पीड निकालना है, नाउ स्पीड निकालने के लिए हम जानते हैं अलोंग x एक्सिस vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। शुरुआत में चेक करो ux कितना है तो 5 है, ax आपके पास कितना है 3, 6 t कितना है 6, 23 मीटर पर सेकेंड। vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। uy कितना आपके पास में चेक कर लो, शुरुआत में 0 है, ay कितना है चेक किया जाए, ay 2 है मल्टीप्लाई बाय 6, 12 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड को लिखा जा सकता है vx प्लस आई कैप vy प्लस जे कैप। तो vx कितना है आपके पास में, तो 23 प्लस आई कैप 12 प्लस जे कैप, मॉड निकाल लीजिए 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड निकाला जा सकता है। वेलकम स्टूडेंट, पेज नंबर 76 का एग्जांपल 4.6, उसमें ऐसा बताया गया रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। अ वुमन राइड्स अ बाइसाइकिल विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा ईस्ट टू वेस्ट मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन दे रखा है और पानी की स्पीड दे रखी है। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच द शी शुड होल्ड द हर अम्ब्रेला। देखो यहां बात समझना वापस से, मैं इससे पहले भी एग्जांपल दे चुका था और वापस दे रहा हूं। भाई पानी ऊपर से नीचे आया तो अम्ब्रेला ऊपर की डायरेक्शन में खोला, पानी इधर से आया तो अम्ब्रेला उससे एग्जैक्ट अपोजिट खोला, और पानी अगर इस तरफ से आया तो अम्ब्रेला इस तरफ से खोला। सिंपल सी बात है, इंसान अपने आप को गीला होने से बचाना चाहता है। कई लोग तो भाई एंजॉय करने के लिए गीले होने जाते हैं, एंजॉयमेंट, और कई लोग सिर्फ भाई पानी से गीले ना हो जाएं। तो जो पानी से गीले नहीं होना चाहते वो क्या करते हैं, अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में खोलते हैं जिस डायरेक्शन में क्या पानी आता हुआ दिख रहा हो। पानी इधर से दिखेगा तो इधर खोल देंगे, इधर से दिखेगा तो इधर खोल देंगे, इस तरफ दिखेगा तो इधर खोल देंगे। बराबर है ना। अब समझना मतलब क्या, पानी गिर रहा है और मैं उसे देख रहा हूं, तो देखने वाला कौन, मैं हूं। मैं मतलब पर्सन, पर्सन देख रहा है वाटर को देख रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब मैं देख किसको रहा हूं, पानी को देख रहा हूं, रेन को देख रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो जो मुझे दिख रहा है उससे अपोजिट में खोल रहा हूं। तो आप वीआर पे निकाल लो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, उससे एग्जैक्ट अपोजिट कर दो। या जब आप देख रहे हो, समझना ध्यान से, जब आप पानी को देख रहे हो तो आप जब पानी को देखोगे तो अपने आप को किस पे फील करोगे। भाई जब आप देख रहे हो मतलब पानी, आप रेस्ट पर हो और पानी मोशन में है। तो कुल मिला के एक तरीका यह भी है कि पर्सन को रेस्ट पे ला दो, पर्सन को रेस्ट पे ला दो, उसे जो दिखेगा वही हमारा आंसर है। आइए शुरुआत करते हैं और बोर्ड पे देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है। पहले डायरेक्शन की बात है, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ईस्ट को प्लस आई, वेस्ट माइनस आई, नॉर्थ प्लस जे और वेस्ट को साउथ को माइनस जे मैंने कर दिया। अब पानी नीचे गिर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डाउनवर्ड आ रहा है 35 माइनस जे। पर्सन या वुमेन जा कहां रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। भाई ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ मतलब माइनस है। तो हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 35 माइनस जे, माइनस पर्सन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है 12 माइनस आई। तो देखिए ध्यान से, क्या 35 माइनस जे प्लस 12 आई, 12 प्लस आई 35 माइनस जे। इसे ऐसा लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। अब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बनाना सीखते हैं। प्लस आई माइनस आई प्लस जे और माइनस जे, ऐसा समझिए। तो 12 प्लस आई मतलब हमको इस तरफ जाना है, 12 प्लस आई, 35 माइनस जे, माइनस जे मतलब इस तरफ आना है। ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा एंडिंग पॉइंट जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, पर्सन को पानी की बूंदे इस तरफ आती हुई नजर आएगी। हमको छाता हमेशा उस डायरेक्शन में खोलना है जिस डायरेक्शन में पानी की बूंदे आती हुई नजर आएगी, इससे एग्जैक्ट अपोजिट। तो छाता खोलेगा, ठीक है ना। वर्टिकल के साथ एंगल पूछा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, बराबर। हमको ये थीटा निकालना है, ये थीटा चाहिए, ये थीटा चाहिए, तो जेड एंगल से ये थीटा आ गया। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 12, बेस कितना 35,
ये आ जाता है आपके पास में। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 12/35 इसे लिखा जा सकता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालना होता तो कैसे निकालते हैं? रेन का पर्सन के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड आता है 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने पर आंसर निकाला जा सकता है, वीआरपी का वैल्यू आएगा। अच्छा, एक तरीका दूसरा और है इसे सॉल्व करने का। तरीका ऐसा है कि आप पर्सन को रेस्ट पे कर दीजिए, मतलब पर्सन को रेस्ट पे ला दीजिए। पर्सन को जब ऑब्जर्व कर रहा होता है तो पर्सन को ये फील करवा दीजिए कि वो रेस्ट पर है, तो जो उसे दिखेगा वो इसका आंसर होगा। इसको करने के लिए आसान तरीका ऐसा है कि आप पहले इस तरह से बना दीजिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो कितना है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो वो सिंपल आपके पास 35 है। पर्सन किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो पर्सन वेस्ट की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है? तो 12 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, 12 मीटर पर सेकंड से पर्सन इधर जा रहा है, पर्सन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, +12 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? बोलो भाई, +12 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? ये -12 कह सकता हूं मैं, क्योंकि इधर जा रहा है मतलब -12 बोल देता हूं। -12 में क्या ऐड करेंगे +12 आ जाए, 0 आ जाए? तो आप जवाब देंगे +12 ऐड कर दो। तो मैंने +12 इधर ऐड कर दिया, तो +12 इधर भी ऐड कर दिया। अच्छा, इधर ऐड कर दिया, ये 35 था, ये 12 आ गया, तो +12 -12 0 हो गया। तो पर्सन आ गया किस पर? रेस्ट पर आ गया। तो ये हो गया 35, ये हो गया आपके पास 12, ये स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वापस चेक करना, मुझे एंगल निकालना है वर्टिकल के साथ में थीटा। अगर मुझे वर्टिकल के साथ थीटा एंगल निकालना तो ये एंगल थीटा निकलेगा, छाता तो यही खुलेगा। अब tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 12, बेस कितना 35, थीटा सिंपली आ गया tan इनवर्स 12/35। तो ये आपके पास में थीटा की वैल्यू निकल कर आती है। मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे वापस से मैग्नीट्यूड वही निकल के आने वाला है। मतलब आपने क्या किया, सिंपली एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आपने पहले ये प्लेन बना लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आ गया वो 35 आ गया। पर्सन जा रहा था, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दिया -12। अच्छा, पर्सन को रेस्ट पे ला दो, पर्सन को रेस्ट पे ला दो, क्योंकि जब पर्सन देखता है तो वो खुद तो अपने आप को रेस्ट पे मानता है ना। तो उसको जो दिखेगा, जिस डायरेक्शन में दिखेगा वही आंसर है। इसको रेस्ट पे लाने के लिए, इसको -12 से 0 बनाने के लिए +12 ऐड करना पड़ेगा, +12 यहां पे ऐड करना पड़ेगा, तो +12 यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा। ये हेड, ये टेल, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन। रिवर रेन की वेलोसिटी पर्सन के रिस्पेक्ट में। अब ये वर्टिकल के साथ में ये थीटा एंगल, तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल। जिस तरफ रेन आती हुई नजर आती है, पानी की बूंदे जिस तरफ नजर आती है, उससे एग्जैक्ट अपोजिट अम्ब्रेला, ये निकाला जा सकता है। वेलकम स्टूडेंट, पेज नंबर 78 पर एग्जांपल नंबर 4.7। Galileo in this book the two new signs stated for the elevation which exceed or fall short for 45 degree of equal amount, the ranges are equal, prove this statement। उसने अपनी एक किताब में बात बोली थी कि एंगल को 45 से प्लस कर दो या 45 से माइनस कर दो, उन दोनों केसेस में रेंज इक्वल होता है। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं ऐसा कैसे होता है। देखिए, रेंज के बारे में कहा गया आपसे, मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप रेंज के लेक्चर्स देख चुके हैं, फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन कराना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, जिस मोशन में x, x डैश, y और y डैश, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे आपने थ्रो किया, तो ux जैसे कि ऐसा गया, ये थीटा, ऐसा जाने का मतलब इस तरफ जाना और इस तरफ आना। तो हमने इसकी मदद से परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ux अपॉन u, तो ux इक्वल टू u cos थीटा निकाला। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ux अपॉन u, तो y कंपोनेंट u sin थीटा निकाला। अच्छा, ax कितना 0, ay कितना -g, ax 0, ay -g। अब ये पहले सिखा चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं कि यहां से यहां पहुंचने के लिए जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसी को रेंज कहा जाता है, जिसे मैं x डायरेक्शन में रेंज की बात कर रहा हूं। भाई यहां से यहां पहुंचने में टाइम जो लगता है, यहां से यहां पहुंचने में, उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो लगता है 2u sin थीटा अपॉन g, जिसे 2u y भी लिखा जाता है अपॉन g। अच्छा, रेंज आता कैसे? रेंज का सिंपल तरीका, अलोंग x क्या लगाते हैं, ux t प्लस हाफ ax t
टी स्क्वायर। आर इक्वल टू यू एक्स मतलब कितना, यू कॉस थीटा, टाइम कितना, टोटल टाइम टी, हाफ ए एक्स कितना है तो 0 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। आर आता है यू एक्स, टी कितना है तो 2u(y) अपॉन जी, 2ux uy बाई जी। ओके, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा अपॉन जी, तो रेंज को सीधा लिखा जा सकता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं तो साइन 2 थीटा लिखते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन जी। अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें पूछा गया है कि मान लो अगर थीटा 1 हो 45 प्लस अल्फा और थीटा 2 हो 45 माइनस अल्फा, दोनों केस में आंसर सेम आते हैं ऐसा बोलना है। तो आइए पहले थीटा 1 एंगल पे निकाल लेते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 रहने दीजिए, थीटा 1 कितना है तो 45 प्लस अल्फा अपॉन जी, तो R1 आ गया आपके पास यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन जी। और आपको बताना चाहूंगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 प्लस 2 अल्फा मतलब कॉस 2 अल्फा अपॉन जी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। नाउ थीटा 2 एंगल जो है वो 45 माइनस अल्फा है, 45 डिग्री में से कितना कम करो उतना ही बढ़ा दो, तो उस केस में रेंज को मैं क्या लिखता हूं R2, R2 को लिखा जाता है यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 माइनस अल्फा अपॉन जी, तो R2 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास यू स्क्वायर साइन 90 माइनस अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा या 90 माइनस 2 अल्फा साइन 90 माइनस थीटा अगेन कॉस थीटा होता है भाई, साइन 90 प्लस थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा दोनों का मीनिंग जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है। तो आप और हम देख सकते हैं R2 की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी, दोनों का RHS RHS सेम है तो दोनों का LHS सेम हो जाएगा, मतलब R1 इक्वल टू R2। एंड सेम बात जो ऑब्जर्व होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए भी होती है, इसके लिए आप चाहें तो अपना वीडियो डिटेल में देख सकते हैं, रेंज के बारे में जो डिटेल डिस्कशन हुआ है वहां पर हुआ है। देखिए स्टूडेंट, इसी में समराइज कर लेते हैं अभी क्वेश्चन समझने के बाद। रेंज को भी हमने आपने और हमने निकाला, R इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, टी को रखा 2u साइन थीटा अपॉन जी, इसे लिखा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और चाहें तो इसे ट्वाइस यू एक्स यू वाई अपॉन जी में भी लिख सकते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होता है, थीटा से थीटा डैश कर दो और थीटा डैश की वैल्यू 90 माइनस थीटा हो, मतलब क्या है 30 पे थ्रो करो और 60 पे थ्रो करो, स्पीड सेम रहने दो। वापस सुनना, 30 पे थ्रो करो स्पीड से और 60 पे थ्रो करो स्पीड से, तो 30 प्लस 60 का सम बताओ कितना होता है, तो 30 प्लस 60 का सम 90 होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पे थ्रो करोगे ना तो रेंज सेम आएगा, वो यहां पे बताया हुआ है कि थीटा डैश अगर 90 माइनस थीटा रख दिया तो 180 माइनस 2 थीटा होता है, और साइन 180 माइनस 2 थीटा होता है साइन थीटा साइन 2 थीटा, तो रेंज सेम आता है। और रेंज का रेशो भी निकालो आप दोनों पर, तो देखो दोनों पर रेशो 1 निकल कर आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। 30 और 60 से थ्रो करो आप तो जहां पे जाके ब्लास्ट होगा सेम रेंज पे जाके ब्लास्ट होगा, स्पीड सेम होना चाहिए। रेंज मैक्सिमम निकालना हो, देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा या 45 प्लस अल्फा, दोनों के लिए अभी हम लोग आपने और हमने सीखा। और मैक्सिमम रेंज कंडीशन निकालना हो वीडियो लेक्चर जाके जरूर देखना, फिर भी ये तो शॉर्ट में रिवीजन करा दे रहा हूं। 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। स्टूडेंट पेज नंबर 78 पर एग्जांपल 4.8, हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ क्लिफ 490 मीटर अबाउट द ग्राउंड एंड थ्रोज द स्टोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड 45 मीटर पर सेकंड। नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विथ विच द हिट्स द ग्राउंड। तो देखिए यहां पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है। इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में ऐसा होता है कि पार्टिकल किसी हाइट से थ्रो किया जाता है, वो नीचे की तरफ जाके गिरता है, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन, ये तीनों बातें निकाली जा सकती है। तो सिंपल इसका तरीका ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, हम ये बात जानते हैं शुरुआत में जब पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अलोंग एक्स प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो वाई कंपोनेंट 0 होता है, तो यूएक्स एग्जिस्ट करता है लेकिन यूवाई एग्जिस्ट नहीं करता है। और बाकी हम जानते हैं एक्स 0 होता है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 होता है, और ए वाई की भी हम बात करें तो ए वाई माइनस जी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बोर्ड पर और समझते हैं इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए क्या हुआ यहां पर इस तरह से प्रोजेक्ट किया 15 मीटर पर सेकंड से नीचे गया, तो ये देखिए दो एक साथ दो काम हो रहे हैं, ये आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी आ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी आ रहा है। जब जमीन पे टकराएगा, टकराते समय कितना डिस्टेंस कवर करके आएगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस हम बात कर लेते हैं।
उसके बाद हम अलोंग वाई एक्सेस बात करेंगे। तो अलोंग एक्स एक्सेस शुरुआत में हॉरिजॉन्टल है। अब जब शुरुआत में हॉरिजॉन्टल है तो मतलब यूएक्स की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड है, एएक्स 0 है और यहां से यहां तक एसएक्स जाएगा तो एसएक्स की वैल्यू आर होगी। अलोंग वाई एक्सेस अच्छा बताओ, शुरुआत में जब हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल तो 0 था ना भाई। शुरुआत में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी, तो वर्टिकल 0 थी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड थ्रो करें तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है? डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड थ्रो करें तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है? डाउनवर्ड। आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक्स एक्सिस के अलोंग प्लस आई माइनस आई प्लस जे, और इसे आप माइनस जे लिख सकते हैं। ए वाई माइनस जी या जी विथ नेगेटिव साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखा जा सकता है। वाई डायरेक्शन में जब पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो वाई में कितना जाएगा? -490। डाउनवर्ड है मतलब -490। तो हमें पहले टाइम निकालना है। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई है -490, यू वाई आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाई 2 -9.8 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर। तो -490 इक्वल टू -4.9 इंटू टी स्क्वायर। 490 इक्वल टू 9 अपॉन 10 इंटू टी स्क्वायर। 100 अंडर रूट इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू 10 सेकंड आ जाती है। 10 सेकंड में आकर वो जमीन पे टकरा जाएगा। अब रेंज निकालना होता तो रेंज कैसे निकालते हैं? एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। रेंज यू एक्स कितना है शुरुआत में चेक कर लो, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस हाफ, ए एक्स 0 है टी स्क्वायर। तो रेंज आ जाती है आपके पास में 150 मीटर। अच्छा स्पीड की हम बात करें तो स्पीड के दो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट आई कैप, वाई कंपोनेंट जे कैप। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बराबर। स्पीड निकालना होगा तो अंडर रूट निकालेंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, शुरुआत में यू एक्स है 15, ए एक्स 0 है मल्टीप्लाई बाई टी, तो वी एक्स आपके पास आ गया 15 मीटर पर सेकंड। वी वाई की बात करें तो वी वाई इक्वल टू कितना आ गया? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई, यू वाई शुरुआत में 0 था, ए वाई -10 -9.8 और टाइम कितना? 10 सेकेंड। 98 मीटर पर सेकेंड विथ नेगेटिव साइन। तो हम कह सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू नथिंग बट 20 प्लस 15 प्लस आई -98 जे। तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा आपके पास में 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। और डायरेक्शन निकालनी होती थी एंगल, तो सिंपल क्या करते थे? 15 प्लस आई 98 माइनस जे, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अल्फा 10 अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है? 98, वी एक्स कितना है? 15। अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 98 अपॉन 15। ये आंसर आता है। वेलकम स्टूडेंट, पेज नंबर 60 पर एग्जांपल 4.9। आई होप 60 नहीं होगा ये 78 के बाद का ही पेज नंबर होगा, देख लीजिएगा आप लोग। यहां पर ऐसा बोला गया है कि 28 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री एंगल पर पार्टिकल को थ्रो किया गया है। आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है। टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, मतलब यहां से थ्रो किया तो यहां से यहां आने का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स, यहां से यहां मतलब रेंज की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्या क्या निकालना है, हमें रेंज निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और मैक्सिमम हाइट निकालना है। भाई मैक्सिमम हाइट का सिंपल फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 2 इंटू जी 10 ले लिया जाए। एच मैक्सिमम 28 इंटू 28 साइन 30 1/2 1/4 इंटू 2 इंटू 10 14 7 9.8 मीटर ये आपके पास में जाता।
ठीक है। रेंज के बारे में साइन 2 थीटा अपॉन जी, 28 का स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 10, 28 इंटू 28 साइन 60 रूट 3 बाई 2, 14 यह आ जाता है आपके पास में 28 मल्टीप्लाई बाय 14 2.8 इंटू रूट 3, 1.7 28 इंटू 14। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर रेंज आएगा आपके पास में, ठीक है ना, मीटर में आएगा। और हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2 इंटू 28 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना होता है तो 1/2 होता है, 1/2 डिवाइड बाय 10, 2 से 2 कैंसिल, लगभग 2.8 सेकंड आंसर आता है। और देखिए अगर होगा मान लीजिए ऐसा कि जी 9.8 लिया जाए, अगर स्पेसिफाइड नहीं किया जाता तो 9.8 ही लेना चाहिए, तो 9.8 लेकर सॉल्व करेंगे तो रिस्पेक्टिव आंसर्स में चेंजेस आने वाले हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, पेज नंबर 85 पर एग्जांपल 4.10 ऐसा कहा गया, इंसेक्ट ट्रैप्ड इन द सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर अलोंग द ग्रूव स्टेडीली कंप्लीट द 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकंड। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेक्टर होगा या नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा बताना है। देखो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है या जब भी कोई पार्टिकल सर्कमफेरेंस और सर्कल के अलोंग मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। रिपीटिंग वंस अगेन, जब भी कोई पार्टिकल सर्कमफेरेंस और सर्कल के अलोंग मोशन करता है तो इसकी इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है, बराबर है ना। सर्कुलर मोशन दो तरह की होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है। अब यहां स्टेडीली कंप्लीट का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड से, और कांस्टेंट स्पीड से जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो यूनिफॉर्म कहलाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक सेंट्रीपिटल, दूसरा टेंजेंशियल। तो हमें बात करनी केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। इसमें भी देखो, इसमें क्या कहा है, 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकंड। टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। रिपीटिंग वंस अगेन, टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड विच? टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो हमें टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, उसके बाद हमें लीनियर स्पीड निकालना है, एंगुलर स्पीड निकालना है। आइए बोर्ड की तरफ चलिए और समझिए किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो। देखिए बच्चों, रेडियस आर 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2, 7 रिवॉल्यूशन 100 सेकंड। टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल या 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा वो आएगा 100/7 सेकंड। तो टी आ गया आपके पास 100/7 सेकंड। ओमेगा होता है 2π/t, टी की वैल्यू रख दी आपने 100/7, 2π इंटू 7/100, सो ओमेगा जाएगा आपके पास में 7π/50 रेडियन पर सेकेंड। v इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा, r है 12 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2, ओमेगा है 7π/50, 12/5 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू पाई। पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन r, ओमेगा मतलब कितना, तो 2π/t का होल स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है 4π² r/t स्क्वायर। अच्छा, पाई 3.14, पाई स्क्वायर 9.85 समथिंग, वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाला जा सकता है। एक बात नोटिस करना, पार्टिकल A पर हो, B पर हो, C पर जाए या D पर जाए। A पर होगा तो टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। तो A पर डायरेक्शन है इस तरफ, B पर है डाउनवर्ड, C पर है राइट साइड और D पर है अपवर्ड। तो डायरेक्शन लगातार समय के साथ में क्या हो रही होती है, बदल रही होती है, कांस्टेंट नहीं होती। और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर में दो बातें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, और डायरेक्शन बदलेगा मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर बदलेगा। पुरोहित एकेडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड,
लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँके शेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव.